हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जर्नल एंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो हमें जर्नल को बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा एंड हम जितना प्रैक्टिस करेंगे जर्नल एंट्री उतना अच्छी तरीके से आगे जाके कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस जितना भी दिया हुआ है उसका जर्नल एंट्री हमें करना है। एंड ये सारा जो ट्रांजैक्शन दिया है ये मंथ ऑफ अप्रैल के लिए दिया है, कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन डेट April 1। क्वेश्चन में बोल रहे ट्रांजैक्शन में बोल रहे मिस्टर रंजन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 lakh एंड गुड्स और ₹80,000। Mr. Ranjan is the proprietor, he is the owner. He is starting the business by contributing 5 lakh and 80,000. 5 lakh for cash, 5 lakh as cash and 80,000 as stock. तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज दिस इज अ बिजनेस एंड दिस द ओनर। ठीक है, तो ओनर बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्या क्या दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है वो कैश, उसके साथ साथ वो स्टॉक भी दे रहा है। कैश भी दे रहा है, स्टॉक भी दे रहा है। कैश भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है बिजनेस को। तो एनीथिंग द बिजनेस इज गेटिंग फ्रॉम द ओनर एज कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कैपिटल। वॉट एवर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहां पे ओनर ने कैश तो दिया, साथ साथ थोड़ा सा स्टॉक भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है। तो इस केस में हमारा कैपिटल कितना बन जाता है? 5 लाख उसने कैश दिया, वो भी कैपिटल, एंड 80,000 जो वो स्टॉक लेके आ रहा है वो भी कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हमारे यहाँ पे बन रहा है 5,80,000। टोटल कैपिटल इज 5,80,000। तो इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। कैश हो या स्टॉक, दोनों होते हैं रियल इन नेचर। जब इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों डेबिट होंगे। ठीक है, कैश भी स्टॉक भी। एंड कैपिटल, ओनर को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। एंड कैपिटल को इसीलिए क्या बोला जाएगा? कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर ने दिया, ओनर इज द गिवर, तो ओनर को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों डेबिट होते हैं एंड कैपिटल क्रेडिट होता है। तो हम उसको आंसर में डालते हैं, जर्नल के फॉर्मेट में डालते हैं। हमें पता है कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे हम हमेशा फॉर्मेट में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट बना देना है ऐसे। हम लोगों ने पहले ही वीडियोस में कवर किया हुआ है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है वगैरह। तो फॉर्मेट पहले बना देना है एंड जर्नल एंट्री लिखेंगे। डेट कॉलम में April 1 क्या डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट होगा, क्योंकि कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है। एंड परचेजेस डेबिट होगा क्योंकि स्टॉक भी आ रहा है। ठीक है, गुड्स को हम परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, देन टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट होने वाला है। डेबिट कॉलम में 5 लाख क्रेडिट एंड 80,000 फॉर गुड्स एंड 5,80,000 हमारा हो रहा है टोटल कैपिटल। ठीक है, देन चलते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन में। ऑन April 3 परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 40,000 एंड पेड चेक। तो फर्नीचर आ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला? फर्नीचर, फर्नीचर क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर डेबिट होगा, रियल अकाउंट। एंड जा क्या रहा है? बैंक से पैसा जाएगा, क्योंकि हमने चेक इशू किया तो बैंक से पैसा जाएगा। तो बैंक से पैसा जाएगा तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एंट्री हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो इसको लिखते हैं आंसर में, मतलब फॉर्मेट में, जनरल के फॉर्मेट में। तो क्या होता है यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डेट April 3 एंड डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमें डाल देना है। देन April 5 क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। कितना? 60,000। हमने मोहन को स्टॉक बेचा 60,000 में। एंड यहाँ पे कैश या क्रेडिट, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है, अगर क्रेडिट नहीं देता तो क्या करते? मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है कि हमने मोहन को स्टॉक बेचा ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में बेचा। तो जब हमने स्टॉक बेचा ऑन क्रेडिट, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक था वो चला गया। क्यों? क्योंकि हमने सेल किया, तो सेल्स इंक्रीज हुआ। तो सेल्स को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। इनकम क्रेडिट होता है हमेशा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। एंड हमने किसको बेचा? मोहन को बेचा।
मोहन हमारे लिए क्या होता है, डेटर, असेट, वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हमने स्टॉक बेचा तो मोहन इज द रिसीवर, मोहन ने हमसे रिसीव किया, तो मोहन को हम करेंगे डेबिट। तो हमारा एंट्री क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि स्टॉक को हम सेल्स लिखेंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो एंट्री बन रहा है अप्रैल 5, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 60 एंड 60। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें नरेशन लिखते हुए चलना है, नरेशन हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, विल ऑलवेज राइट द नरेशन एट द एंड ऑफ द जर्नल एंट्री। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला ट्रांजैक्शन हम गुड्स परचेज किए, ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था कैश एंड स्टॉक देके, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स, एंड यहाँ पे नरेशन बन रहा है बीइंग परचेज्ड फर्नीचर बाय पेइंग चेक, देन गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो नरेशन हमें नहीं भूलना है, साथ साथ लिखते रहना है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है वो देखना है। अप्रैल 8 को बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन को हमने 60,000 में स्टॉक बेचा था, उसने हमें पेमेंट किया, तो हमने रिसीव किया कितना, 58,000। एंड यहाँ पे और एक चीज़ बोला, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट, मतलब उसने 60,000 की जगह 58,000 पेमेंट किया, एंड बोल रहा है भाई मैं 2,000 और पेमेंट नहीं कर सकता, एंड हमने भी सेटल कर दिया, हमने भी बोला कि ठीक है आप नहीं भी पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे उसको दिया डिस्काउंट। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट होगा। हमने यहाँ पे 58,000 का कैश रिसीव किया, कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में कैश भी डेबिट होगा एंड एक्सपेंसेस जिसका नाम है डिस्काउंट वो भी डेबिट होगा। एंड हमें कैश पेमेंट कर कौन रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, डेट डाल देना है, एंड देन द नरेशन विल बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट अलाउड 2,000, हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो 58,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। ठीक है, देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 10 बोल रहा है पेड रेंट, कितना, 8,000, हमने रेंट पेमेंट किया, एंड उसके साथ ऑन द सेम डे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, कितना, 2,000 का। तो हमने रेंट भी पेमेंट किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी पेमेंट किया, दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। आप रेंट पेमेंट करो या फिर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करो, दोनों का बेनिफिट आपको कम टाइम के लिए ही मिलता है, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। एंड जब एक्सपेंसेस हम पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो इसको डेबिट करना है। तो रेंट के लिए 8,000 डेबिट करना है एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2,000 डेबिट करना है, तो टोटल बन रहा है कितना आपका, टोटल बन रहा है 10,000। तो 10,000 का आपने पेमेंट किया, तो पेमेंट किया मतलब आपका कैश चला गया, तो कैश अगर जा रहा है कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब एंट्री क्या बना, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको लिखते हैं, तो क्या होगा, अप्रैल 10 रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट में डेबिट में 2 डेबिट एंड क्रेडिट हमारा 10,000 हम डाल दिए। नरेशन क्या बन रहा है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड टुगेदर, एंड इस टाइप का जो एंट्री होता है इसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, कंपाउंड एंट्री, ये वाला मैंने एडिशनली ऐड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को क्लब किया जाता है, जब मल्टीपल आइटम्स को एक साथ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री। यहाँ पे 2 जनरल एंट्री था एक्चुअल, पेमेंट ऑफ रेंट का हम अलग एंट्री कर सकते थे कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कि हमने रेंट पेमेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी का आप इलेक्ट्रिसिटी का भी अलग से जनरल एंट्री कर सकते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बट आपको सिखाने के लिए कि कंपाउंड एंट्री होता क्या है, हमने 2 जर्नल एंट्री को मिक्स करके एक ही जर्नल एंट्री यहाँ पे एक लिखा जो था रेंट भी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट टू कैश, एक साथ 10,000। तो इससे क्या हुआ ना, दोनों एक्सपेंसेस पेमेंट का एंट्री एक ही साथ हो गया क्योंकि वो सेम डे में था। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें बोल रहा है कि आपने अप्रैल 12 को, ऑन अप्रैल 12
बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट 35,000। हमने सुरेश से खरीदा स्टॉक। यहाँ पे ऑन क्रेडिट अगर नहीं भी बोलता तो हम तब भी हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते, क्योंकि नाम दिया हुआ है। अगर नाम देगा एंड कैश ट्रांजैक्शन नहीं बोलेगा, यहाँ पे अगर क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कैश ट्रांजैक्शन है एंड नाम दे रहा है, तो तब भी हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। बट इस क्वेश्चन में तो दे रहा है ना, हमें बोल दे रहा है कि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर नहीं भी बोलता तो भी हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेते। तो बोल रहे हैं कि आपने स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया। जब आप स्टॉक परचेज करते हो तो परचेजेस को क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, किससे परचेज किया हम लोगों ने, सुरेश से परचेज किया, तो सुरेश को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना, 35,000। ठीक है, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट। तो अप्रैल 10 परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट। जिससे हम स्टॉक खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हम स्टॉक बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। एंड अमाउंट कॉलम में 35,000 हम लोगों ने डाल दिया। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है, ऑन अप्रैल 15 गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने का, 5,000 का। फ्री सैंपल हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, इसको यूज़ करें। एंड अगर हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हम इतना कॉन्फिडेंटली हमारा फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा फ्री सैंपल्स यूज़ करने के बाद लोग आएंगे एडिशनल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हमसे चीज़ें खरीदने के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, और इसको आप एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे ना, नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट होगा। तो फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट को आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने क्या पेमेंट किया, क्या कैश जा रहा है क्या, नहीं, हमारा स्टॉक जा रहा है। जब स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट करेंगे क्या, परचेजेस। मैंने आपको बोला था कि स्टॉक जब जाएगा, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो स्टॉक को क्रेडिट करना चाहिए, बट स्टॉक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो परचेजेस क्रेडिट होगा, तो अमाउंट कितना आ रहा है, 5,000। तो एंट्री डालते हैं, क्या होगा एंट्री, अप्रैल 15 को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर सैंपल्स अकाउंट डेबिट। या सैंपल्स अकाउंट इतना फेमस और इतना यूज़ नहीं होता, आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ही प्रीफर करो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, नरेशन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंड अमाउंट हमारा हो रहा है 5,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। चलिए, कौन सा ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे, अप्रैल 18 क्या बोल रहे हैं, पेड सुरेश 34,000 इन फुल सेटलमेंट। सुरेश को हमने 34,000 पेमेंट किया, वो भी सेटलमेंट करके, मतलब हम उसको और पेमेंट नहीं करेंगे। चलिए ऊपर ढूंढते हैं सुरेश से हमने कितना खरीदा। देखिए 35,000 का हमने सुरेश से परचेज किया था, तो 35,000 का अगर हमने परचेज किया तो हम उसको 35,000 पेमेंट करने वाले थे। बट उससे थोड़ा सा बातचीत हुआ एंड हम उसको ओनली 34,000 पेमेंट कर रहे हैं एंड हमारा सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब उसने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया, उसने दिया तो हमें डिस्काउंट मिला। जब हमें डिस्काउंट मिलता है वो होता है हमारे लिए इनकम। जब हमारे पास हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो जब इनकम आता है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। वैसे ही 34,000 का हमने पेमेंट किया तो कैश जाएगा हमारा, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश जा रहा है, बट किसके पास जा रहा है, ये 35,000 का किसको देना था, हमें देना था सुरेश को। तो सुरेश इज द रिसीवर, सुरेश को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सुरेश अकाउंट डेबिटेड का है, हाँ, अप्रैल 18 सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, सामने वाला हमें डिस्काउंट देता है तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होता है, तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। इनकम क्रेडिट होगा हमेशा। एंड जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो तब डिस्काउंट को हमें डेबिट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर क्या बोला, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 22 विड्रॉन कैश ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज। ऐसा ट्रांजैक्शन हमने पहले ही किया हुआ है। ओनर कुछ भी अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स।
तो ओनर ने यहाँ पे 15,000 का ड्रॉइंग्स किया, क्या ड्रॉ कर रहा है वो, कैश ड्रॉ कर रहा है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ओनर के पास जा रहा है। ओनर इज द रिसीवर, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ओनर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बट ओनर की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलिए एंट्री देख चेक कर लेते हैं। तो अप्रैल 22 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल दिए 15,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑन अप्रैल 28 क्या हुआ, उसने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड वो अमाउंट लिखा हुआ है 4,000, उसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं या फिर टाइम ऐसे चलता रहता है, तो एसेट्स का वैल्यू, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू पीरियोडिकली क्या होता है ना, धीरे धीरे करके क्या होता है ना, उसका वैल्यू जो होता है वो धीरे धीरे घटता रहता है, कम होता रहता है। अगर मैं आज एक बाइक खरीदूँ, 3.5 लाख 3 लाख का एक बाइक खरीदूँ, क्या मैं उसको 1 साल बाद वही 3 लाख में बेच पाऊँगा, नहीं। उसका मैंने खरीदा 3 लाख में, 1 साल बाद मैं उसको 3 लाख में नहीं बेच पाऊंगा। अगर मैं बेचना चाहूँ तो मैं उसको बेचूंगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, बट वो 3 लाख से कम होगा। क्यों, क्योंकि उसके वैल्यू में थोड़ा सा रिडक्शन आया होगा। दैट रिडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आप आज फ़ोन खरीदते हो, 1 महीने के बाद, 15 दिन बाद, क्या आप उसको उसी प्राइस पे बेच पाओगे, नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं। तो जितना उसके वैल्यू में रिडक्शन आया उसको आप बोलोगे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज द कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो कितना डेप्रिसिएशन करने के लिए बोला है, 10%। 10% डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। एंड अभी एसेट हमारा कितने का है यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा फर्नीचर हमने जब खरीदा था, हमारा एसेट कितने का था, यहाँ पे हमने जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे यहाँ पे था 40,000 का। तो 40,000 का फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, 10% तो कितना हो रहा है, 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे वही 4,000 उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। बट हमेशा हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करके नहीं देगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो 10% ऑफ द फर्नीचर अमाउंट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, क्या होगा, चलिए अच्छा मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि जब हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, जब हमारा एसेट के वैल्यू में रिडक्शन आया, जब फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिसिएशन मेरा क्यों हुआ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेप्रिसिएशन होता है क्यों, क्योंकि हम एसेट को यूज़ करते हैं, एंड कोई चीज़ को जब यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस बन जाता है। मतलब हमारे गाड़ी का वैल्यू रिड्यूस हुआ, फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हुआ, या फिर मोबाइल फ़ोन का वैल्यू रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि मैं उसको 1 महीना, 6 महीना, 1 साल उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग द बेनिफिट, उसके वजह से उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन हम क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। एंड जब एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, मेरा जो फर्नीचर था ना उसका वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया। फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल में था क्या, रूल हमारा क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी फर्नीचर का वैल्यू जो है ना वो जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज का फाइनली क्या बन रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो अमाउंट हमने डाल दिया एंड जर्नल करने के बाद हमें इसको टोटल करना है, ये टोटल हमेशा मैच होगा हमारा। एंड बाद में नरेशन लिखना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम नरेशन लिखते रहेंगे। मैं यहाँ पे
कुछ ट्रांजैक्शंस में नरेशन डिस्कशन नहीं किया, बट आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ द बिजनेस, नैरेट ईच एंट्री। मतलब विथ नरेशन हमें उसको जर्नल में लिखना है। ठीक है, सिंपल। डेट, पहला तारीख जुलाई 1। क्या बोल रहा है, प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय डिपॉजिटिंग 3 लाख इन बैंक एंड ब्रिंगिंग मशीनरी। प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया, हम ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रिया। ठीक है, तो प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय डिपॉजिटिंग 3 लाख इन द बैंक। वो बिजनेस में कैश नहीं लेके आ रही, वो पैसा लेके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है। तो यहाँ पे सीधा बात है, बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ, एंड वो मशीनरी भी ला रही है, तो वो भी इंक्रीज हुआ। तो बैंक भी डेबिट होगा, मशीनरी भी डेबिट होगा, क्योंकि दोनों रियल होते हैं, तो दोनों अकाउंट डेबिट, बैंक भी डेबिट, मशीनरी भी डेबिट। एंड दोनों को मिलाने से कितना बन रहा है, 3 लाख प्लस 1,20,000 मिलाने से कितना बन रहा है, 4,20,000। कितना बन रहा है, 4,20,000। तो ये टोटल 4,20,000 हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं नरेशन के साथ जर्नल में। तो जुलाई 1 डेट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ बैंक बैलेंस और बाय डिपॉजिटिंग द कैश इन द बैंक एंड मशीनरी। अमाउंट हम डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जुलाई 4 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश कितना, 70,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब हमने गुड्स परचेज किया फॉर कैश एट 70,000, फॉर कैश ₹70,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि 70,000 का स्टॉक था या फिर कोई भी प्रोडक्ट था, उसका प्राइस था कितना, प्राइस था 70,000। प्राइस था कितना, 70,000। 70,000 को हम ऐसे मान के चल सकते हैं लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस या फिर एमआरपी। ठीक है, एमआरपी उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था 70,000, बट दुकानदार ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, वो भी ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो दुकान के बाहर लगा हुआ था 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 70,000 में से डिस्काउंट 10% कितना होता है, 7,000। इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 63,000। मतलब हम जब प्रोडक्ट खरीदेंगे कितने में खरीदेंगे, 63,000 में परचेस करेंगे। तो ये जो 63,000 है ना, दिस इज द एक्चुअल प्राइस जिसमें हम वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किए थे कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, भूल जाते हैं कि कुछ मिला है, डिस्काउंट मिला है। हम डायरेक्टली वो अमाउंट लिखते हैं जिस अमाउंट में हमने खरीदा या फिर जिस अमाउंट पे हमने बेचा। तो यहाँ पे हम 63,000 पे खरीद रहे हैं, तो हम उसको 63,000 ही लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ऐसा जर्नल एंट्री हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। परचेज कर रहे हैं स्टॉक, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। हमने पेमेंट किया कैश, बट कितना पेमेंट किया, 63,000। तो हमारा परचेज एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 63,000। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 63,000। नरेशन सिंपली लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर उसको नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं। एंड डेट होगा हमारा जुलाई 4। देन जुलाई 7 को बोल रहा है, हम लोगों ने जुलाई 7 को सेल किया स्टॉक, कॉस्टिंग ₹40,000। स्टॉक हमने बेचा जिसका कॉस्ट था 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो उस पर हम लोगों ने 25% का प्रॉफिट चार्ज किया। तो 40,000 का 25% कितना होता है, 10,000। तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट मिलाएंगे तो हम एक्चुअल में उसको कितने में बेचे, 50,000 में। हमने उसको 40,000 पे खरीदा था, उस पर हम 1/4 मतलब 25% प्रॉफिट बनाए
जो प्रॉफिट बनता है 40,000 का 25% हमारा हो रहा है 10,000। अब वो 10,000 को कॉस्ट के साथ मिलाएंगे तो द सेल प्राइस शैल बी 50,000। तो हमने 50,000 पे स्टॉक बेचा। किसको बेचा? रमेश को बेचा ऑन क्रेडिट। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, कॉस्ट भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, सेलिंग प्राइस भी आ रहा है। तो हम इस एंट्री को कैसे लिखेंगे? तो हमेशा याद रखना है वाइल राइटिंग द जर्नल एंट्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम स्टॉक बेच रहे हैं तब हम प्रॉफिट और लॉस को इग्नोर करेंगे। सी, जब आप एसेट खरीद रहे हो या फिर एसेट जब आप बेच रहे हो उस टाइम पे प्रॉफिट हुआ तो आप उसको लिख सकते हो, बट आप जब स्टॉक को बेचोगे उस टाइम कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करोगे। यू विल ओनली राइट द अमाउंट एट विच यू आर सेलिंग द स्टॉक। तो आप कितने में सेल कर रहे हो? 50,000 में। तो आप 50,000 का एंट्री करोगे। तो हमने रमेश को बेचा, रमेश इज द डेटर, डेबिट द रिसीवर, उसने हमसे स्टॉक रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर, रमेश को डेबिट करो। एंड सेल जब हो रहा है, स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक की जगह पे सेल्स को क्रेडिट करोगे। डेट क्या होगा? जुलाई 7। अमाउंट हम कितना डाले? 50,000। मैंने बोला कि 40 हमें नहीं लिखना है, 10,000 को इग्नोर करना है। तो हमारा टोटल सेल प्राइस जो है वो 50,000, उसको हमें लिखना है। देन कितना हो रहा है हमारा? जुलाई 10। क्या बोल रहे हैं? रिसीव्ड चेक कितने का? 49,000 का फ्रॉम रमेश एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। रमेश कौन? हमने जिसको स्टॉक बेचा, यहाँ पे देखिए रमेश है, जिसको हमने स्टॉक बेचा था। कितने में बेचा था? 50,000 में बेचा था। ठीक है, उसने क्या किया? हमें 49,000 पेमेंट किया। उसने पेमेंट तो किया बट उसने 49,000 पेमेंट किया। तो 1,000 का उसको डिस्काउंट मिला। किससे? हमसे। हमने डिस्काउंट दिया। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको एक्सपेंसेस मानते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंसेस। एंड जब हमें पेमेंट मिलेगा तो कैश आएगा। ठीक है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा। तो एक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बट ये अमाउंट मिल किससे रहा है? हमें पेमेंट किसने दिया? ये 49,000 जो मिला रमेश ने दिया ना। तो रमेश इज द गिवर, उसने हमें दिया। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, रमेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड अमाउंट वैसे उनका अपना अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, डेट डाल देंगे जुलाई 10। नरेशन हमें लिखना है। देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री और इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन दे रहा है, वो अच्छी तरह से समझना है। देखिए क्या बोल रहा है। ऑन जुलाई 14 गुड्स वर्थ ₹6,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगा, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ। कितने का? 4,000 का। ठीक है, तो स्टॉक जा रहा है। ठीक है, स्टॉक जा रहा है हमारा। कितने का स्टॉक जा रहा है? 6,000 का स्टॉक जा रहा है। ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई ठीक है, मैं आपको 4,000, आई विल पे यू 4,000। वो एडमिट किया कि ठीक है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था इसीलिए हम आपको 4,000 कंपेंसेट कर देंगे। तो आपका 6,000 का लॉस हुआ, बट वो 6,000 में से हम आप 4,000 बियर कर लेंगे तो हमारा फाइनल लॉस कितना हुआ? 2,000। दिस इज एक्चुअल लॉस। स्टॉक यहाँ पे आग में स्टॉक जला कितने का? 6,000 का। बट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 दे दिया नहीं है, उसने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा। तो ही इज आर एसेट और इट इज आर एसेट। द इंश्योरेंस कंपनी इज आर एसेट। तो उसने बोला कि मैं 4,000 पेमेंट कर दूंगा, तो वो हमारे लिए एक एसेट बन गया। एंड हमारा फाइनली लॉस कितना हुआ? 2,000 का। तो लॉस को हमें क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, क्योंकि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। एंड इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके का डेटर मान सकते हैं, बट डेटर नहीं, ये पर्सनल अकाउंट है कि वो एडमिट किया उसने, वो हमें पेमेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री क्या अप्लाई करेंगे? स्टॉक तो जा रहा है, परचेजेस क्रेडिट होगा।
परचेजेस क्रेडिट होगा, इतना हमें पता है, बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। परचेजेस क्रेडिट होगा पता चल गया, लॉस हो रहा है तो लॉस भी डेबिट होगा, उतना भी पता चल गया। तो लॉस डेबिट होगा 2000, परचेजेस क्रेडिट होगा हमारा 6000। बट बीच में इंश्योरेंस कंपनी का क्या करें? इंश्योरेंस कंपनी का पर्सनल अकाउंट में 2 रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए रिसीवर है? यस, वो आपके लिए रिसीवर है। वो आपसे क्या रिसीव कर रहा है? द कंपनी, आप जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लॉस को रिसीव कर रहा है। वो बोल रहा है ना, आपका लॉस मुझे दे दो, मैं उसको बियर करूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे वो लॉस ले लिया, तो इट इज द रिसीवर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वाले रूल तो हम नहीं लगा सकते, बट ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ठीक है। चलिए, तो जर्नल एंट्री लिखते हैं। तो क्या हो रहा है जर्नल एंट्री? यहाँ पे जर्नल एंट्री हो रहा है। चलिए देखिए, जुलाई 14 इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब क्लेम मिला नहीं है, मिलेगा फ्यूचर में। लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों लॉस हुआ है? टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि स्टॉक जा रहा है। ठीक है, इसको डेबिट करो एंड क्रेडिट करो जितना स्टॉक जा रहा है। एंड देन नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 4000। इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस से पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है हमारा। नेक्स्ट, और 5 क्वेश्चन है बस, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है? जुलाई 18 पेड वेजेस 12,000, सैलरी 25,000, टुगेदर एक साथ पेमेंट हो रहा है थ्रू चेक। एक ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी तो थोड़ा टाइम पहले किया कि आप सैलरी भी पेमेंट कर रहे हो, आप वेजेस भी पेमेंट कर रहे हो। दोनों हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है ना दोनों। तो सैलरी को भी डेबिट करेंगे, वेजेस को भी डेबिट करेंगे। एंड जब आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से पैसा जाएगा। अगर बैंक से पैसा जाएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक है रियल, पैसा जा रहा है, क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस जब आता है वो डेबिट होगा, तो सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आंसर डाल देते हैं, तो क्या होगा? जुलाई 18 वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा? वेजेस एंड सैलरी पेड टुगेदर, कंपाउंड एंट्री लिखा मैं वहाँ पे कंपाउंड एंट्री, ताकि आपको समझ में आए। देन 12,000, 25,000 एंड देन अमाउंट डाल दिए 37,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। जुलाई 20 को परचेज्ड अ सेकेंड हैंड व्हीकिल फॉर ₹80,000। 80,000 का हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड व्हीकिल परचेज किया एंड पेड रिपेयर चार्जेस 5,000 इन कैश। हमने 80,000 का एक मशीन खरीदा, हमने 80,000 का एक मशीन खरीदा, वो भी सेकेंड हैंड, एंड उसके ऊपर हम लोगों ने 5,000 का रिपेयर किया। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज़ नहीं हुआ है, तब तक आपने उसके ऊपर जितना भी खर्च किया उसको उस एसेट का कॉस्ट ही मान के चलेंगे। तो 80,000 हम लोगों ने पेमेंट तो किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने 5,000 का भी पेमेंट किया फॉर रिपेयर। तो दोनों को मिला के हमारा पेमेंट टोटल कितना हो रहा है? 85,000। तो हम यहाँ पे पूरा 85,000 को एसेट का कॉस्ट मानेंगे। इसका मतलब हम इन दोनों को अलग नहीं मानेंगे, हम दोनों को मिला के ये मान के चलेंगे कि वो गाड़ी जो है हम सेकेंड हैंड खरीद के ला रहे हैं, उसका कॉस्ट हमारे लिए है कितना? 85,000। जब तक एसेट रेडी टू यूज़ नहीं हुआ है, चलने के कंडीशन में नहीं आया है, उससे पहले जितना भी खर्चा होगा उसको हमें एसेट के कॉस्ट के साथ इंक्लूड कर देना है। तो 80,000 प्लस 5,000 विल बी 85,000 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को हम अलग नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि व्हीकिल खरीदा गया 85,000 का, सिंपल। तो व्हीकिल आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट होगा व्हीकिल, एंड कैश जा रहा है कितना? पूरा का पूरा। अब व्हीकिल के लिए भी पेमेंट करोगे, आप रिपेयर के लिए भी पेमेंट करोगे, तो दोनों को मिला के 85,000 का पेमेंट होगा। तो क्या हुआ? व्हीकिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश जुलाई 20, 85,000। ठीक है, देन नरेशन हमें वैसे ही लिखना है, व्हीकिल परचेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, जुलाई 23, जुलाई 23 को क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोला गुड्स गुड्स रिटर्न बाय रमेश 3000 एट इनवॉइस प्राइस। हमने रमेश को स्टॉक बेचा होगा पहले, उसने हमें रिटर्न किया स्टॉक। ठीक है, चलो देखते हैं रमेश को हमने कितने का स्टॉक बेचा था। अच्छा, कितने का बेचा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमें इतना पता है कि 3000 का स्टॉक उसने रिटर्न कर दिया। तो जब उसने रिटर्न किया तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का, 3000 का। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चार ही तो चीज़ आता है स्टॉक में। तो 3000 का स्टॉक हमारे पास वापस आया, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, एंड जो हमें दे रहा है रमेश, रमेश इज द गिवर, रमेश को हम क्या करेंगे, रमेश को हम करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो रहा है, रमेश अकाउंट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। रमेश इज द गिवर, स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 3000 3000। डेट हमें डालना है विथ नरेशन। देन लास्ट दो ट्रांजैक्शन ये हमारा, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जुलाई 26 को, जुलाई, एक सेकेंड, जुलाई 26 क्वेश्चन में बोला आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया, कितना, 6% फॉर 3 months टू बी क्रेडिटेड टू ओनर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि ओनर ने 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, वो बोल रहा है कि 3 लाख आप मान के चलो, ऊपर हम देख लेते हैं कितना था हमारा कैपिटल दोनों को मिला के। यहाँ पे बाय डिपॉजिटिंग 3 लाख दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि 3 लाख के ऊपर ही लेके चलो, तो हम क्वेश्चन में 3 लाख के ऊपर ही लेके चलेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता तो दोनों को मिला के लेते। तो ओनर का जो कैपिटल था 3 लाख, वो बोल रहा है इसके ऊपर 6% का 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना है। हमने दिया नहीं है, हम देंगे। सो 3 लाख का 6% और फॉर 3 months कितना हो रहा है, 3 लाख का 6% होता है हमारा 18,000, एंड वो 3 months के लिए कितना होगा, 1/4 कितना होगा, 94500। तो 4500 हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है ओनर को। आप बोलोगे सर ओनर को भी इंटरेस्ट देंगे, जी देना पड़ सकता है। कि अगर बिजनेस करने के लिए हम बैंक से लोन लेते तो बैंक को इंटरेस्ट देते या फिर नहीं देते ना। तो ओनर से अगर हमने कैपिटल लिया तो ओनर को इंटरेस्ट देंगे या फिर नहीं, देना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स कि अगर बिजनेस चाहता है देना तो देगा। ठीक है, तो हमें 4500 का इंटरेस्ट ओनर को देना है, बट यहाँ पे ये नहीं बोला है कि पेमेंट हुआ है, ये नहीं बोला है। तो इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ होगा, देना बाकी होगा। हमें पता चल गया कि 4500 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट हमने पेमेंट नहीं किया है। सो पेमेंट अगर हमने नहीं किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेबल। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल। पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट होगा, बाद में होगा, बट अभी के लिए जो हमें पता चल गया ना कि 4500 का इंटरेस्ट देना है, तो हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस जब होगा तभी आप उसको लिखोगे, ड्यू बेसिस पे लिखोगे। आप वेट नहीं करोगे जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन लिखूंगा, नहीं, जिस दिन ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया कि आपको पेमेंट करना है उसी दिन आप उसको खर्चा मान लोगे। तो हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट पेमेंट करना है मतलब खर्चा हो गया, बट मैंने पेमेंट नहीं किया, बाद में करूँगा, इसीलिए वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मुझे वो देना है, मेरे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, उसको डेबिट करूँगा। अगर मैं उसको पेमेंट कर देता तो कैश क्रेडिट करता। मतलब 2 लिखेंगे, मतलब क्या क्रेडिट हो रहा है तो हम 2 कैश लिखते अगर हमें पता चलता कि हमने पेमेंट कर दिया। बट क्वेश्चन में बोला नहीं है ऐसा कुछ, और मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई पेमेंट डायरेक्टली नहीं होता, ओनर उसको विड्रॉ करता है। तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कैश नहीं गया, तो इसका मतलब वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, पेबल वो बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ है।
एंड ये पैसा किसको जाएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बोल रहे हैं कि बाद में देंगे, ये किसको देंगे, ओनर को ही तो देंगे। एंड ओनर को जो पैसा हम देने वाले उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ही तो लिखते हैं। तो ये बेटर वी शुड राइट कैपिटल। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कि भाई ओनर को हम बाद में पेमेंट कर देंगे इसके लिए। तो एंट्री क्या हो रहा है देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन में हमें डिटेल्स देना है एंड अमाउंट हमने डाल दिया 4500। तो नरेशन क्या बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum। अगर वो कैलकुलेशन आप पूरा लिख रहे हो तो लिखो, नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। एंड डेट हमारा जुलाई 26। देन आगे चलते हैं, जुलाई 31। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम ओल्ड डेटर्स 7000 रिसीव्ड इन कैश। हमें बैड डेट पता था, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या, हमने जिसको स्टॉक बेचा था वो था डेटर। हम सोच रहे थे डेटर पेमेंट कर देगा, डेटर ने पेमेंट नहीं किया, वो खराब हो गया, वो नहीं पेमेंट किया, तो वो हमारे लिए एक लॉस हुआ ना। तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट। तो हमने किसी को बैड डेट मान लिया था कि भाई इसने और पेमेंट नहीं करना है, हमने उसको बैड डेट मान दिया। बट बाद में क्या हुआ ना, उसने हमें पेमेंट किया, पेमेंट एक्चुअल में आया। तो मतलब अगर पेमेंट आया तो हमारा कैश बढ़ेगा, तो कैश डेबिट होगा, इतना तो हमें पता है। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, कौन दे रहा है पैसा, पता नहीं कौन दे रहा है, बट पैसा क्यों आ रहा है, बैड डेट रिकवर हुआ, बैड डेट रिकवर हुआ। तो ये हमारे लिए एक तरीके का क्या हुआ, इनकम बोल सकते हो या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगा, इनकम आएगा तो इनकम क्रेडिट होता है ना, तो बैड डेट रिकवर क्रेडिट होगा। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट जुलाई 31। डेट हमें, डेट के साथ साथ हमें अमाउंट भी डाल देना है। एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हमारा खत्म होगा वहाँ पे हमें सारे डेबिट एंड क्रेडिट साइड को ऐड करके चेक करना है, दोनों मैच हो रहे हैं या फिर नहीं। मैच हमेशा होंगे। ठीक है, अगर सारे ट्रांजैक्शंस हमने सही से लिखा है, डेबिट एंड क्रेडिट को सही से डाला है अमाउंट, तो ये मैच हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए ही इतना ही। हम और भी एक क्लास लेंगे, इसमें और 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से जर्नल करने में, मतलब जर्नल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से आप उसको फ्यूचर में कर पाए। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, देन हम जर्नल से नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जो है लेजर। तो और एक वीडियो आपको देखना है तो आपको पता चल जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। आप जर्नल और कुछ नया भी उसमें भी सीखने मिलेगा। हर ट्रांजैक्शन के साथ, हर क्वेश्चन के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया आपको सीखने मिले। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।